ये फीकल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसी से रिलेटेड है? हाँ हाँ, क्या एफएमटी है, उसको थोड़ा कहते बताइए, हैं। बच्चे के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। फीकल को उसको एफएमटी कहते हैं, फीकल माइक्रोबायोम ट्रांसप्लांटेशन। तो ये जैसे आईबीडी में भी यहाँ एम्स में होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले तो डिस्टिंग्विश करते हैं तो कि हेल्दी माइक्रोबायोम किस किस पर्सन में है। So they usually take some individual, healthy individual, they do not have any diseases, and they take their fecal and process and freeze it into the very low temperature. And before usually giving the FMT, sometimes they do the metagenome or 16S rRNA sequencing to know that what type of bacteria is present into those. And then if someone has dysbiosis, to restore normal microbiome, they give the FMT so that normal microbiome can develop and somehow it make the homeostasis and tolerogenic responses into the gut. And by that way, pro-inflammatory responses getting reduced. So I think, but this is not successful in all patients. Still, people are struggling because, see, in gut, aerobe and anaerobe, both type of bacteria present. Sample collection to the sample freezing and again unfreezing and giving to the patients takes little time. So in that window, those anaerobic bacteria, strictly anaerobic bacteria, sometimes get die. So they cannot perfectly colonize. So until now, it is recorded 70 to 80% success of the colonization of the bacteria. Uh, तो ये like एम्स में continue सक्सेसफुली हो रहा है? हो रहा है, लेकिन अभी भी उसमें 70% बैक्टीरिया ही कोलोनाइज हो पाते हैं जितना आइसोलेट किए जाते हैं। मुझे तो लगा इंडिया में एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ये तो हो गया कितना, अगर उसको हिंदी में बोले फीकल ट्रांसप्लांटेशन, इट्स वेरी, है हाँ ना, हाँ वेरी बैड। हाँ हाँ, बट लेकिन नहीं, इसको थ्रू द माउथ नहीं देते हैं, इसको थ्रू द एंडोस्कोपी देते हैं, कोलोनोस्कोपी जिसको कहते हैं ना। कोलोनोस्कोपी के थ्रू जो है वो कोलन कोलोन में। जहाँ से, हाँ कोलन जहाँ से स्टार्ट होती है वहां तक पहले एंडोस्कोप ले जाते हैं। देन दे यूज 50 ml or 100 ml syringe by that colonoscopy. There is a one nozzle is going through that pipe. So once they inject, all those microbes is like FMT is going there, फिर उसको सर ऑब्जर्व करते हैं। वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते हैं फिर, कौन सा? जो एफएमटी के थ्रू ट्रांसफर हुए माइक्रोब्स बॉडी हाँ, में गए, गट में जाकर के वो कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते फॉरेन पार्टिकल्स नहीं की तरह? नहीं, इसमें फॉरेन और वो वाला नहीं होता है, बिकॉज जैसे हमारी स्किन है ना, वैसे ही हमारी गट है। यू कैन से दैट गट इज द आल्सो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि सारा खाना खाते हैं, सारे माइक्रोब सारे एंटीजन वहीं से जाते हैं। सो इनसाइड द आउटसाइड यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ कैनाल। ठीक है। और तो वहां पर में कुछ इम्यून रिस्पॉन्स का ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है ना? नहीं नहीं नहीं, वहां पे एलिमेंट्री कैनाल में वेरी लेस इम्यून रिस्पॉन्स है ना? हाँ हाँ हाँ, बिकॉज देर इज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, प्लेंटी ऑफ एंटीजन प्रेजेंट। तो हमारा मैक्सिमम जो टॉलरेजेनिक इम्यून रिस्पॉन्स है वो गट में ही होता है। और अगर आप बेनिफिशियल बैक्टीरिया डिलीवरी किसी हेल्दी ह्यूमन से कर रहे हैं तो वो बेनिफिशियल इफेक्ट देता है। ये एक वहाँ पे बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में भी करते हैं। वहाँ पे सी डिफ, क्लॉस्ट्रिडियम डिफाइल इन्फेक्शन सुना होगा। जो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पे जाते हैं, तो क्या है कि सारे माइक्रोब्स तो मर जाते हैं, लेकिन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया विल रीअकर, क्योंकि स्पोर तो एंटीबायोटिक से मरेंगे नहीं, और ये क्लॉस्ट्रिडियम डिफाइल स्पोर बनाता है। तो जब सेकेंड टाइम कोलोनाइजेशन स्टार्ट होता है तो ये ओवरकम आ जाते हैं, तो इसलिए उनको सी डिफ इन्फेक्शन हो जाता है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ डेडली। उसमें भी कोलाइटिस और सब कुछ होगा, सिम्टम होगा, ब्लडी डायरिया होगा। तो उस केस में भी एफएमटी ट्राई कर रहे हैं कि जो उस बैक्टीरिया, अब जैसे हम कहीं पे भी रहते हैं ना, तो हमेशा कंपटीशन होता है ना कि हम अपनी घर की वॉल ऊंची करें या नीची करें। अगर डेंजर है तो ऊंची करेंगे, अगर डेंजर नहीं, सारे फ्रेंड है तो नीचे रखेंगे।
वही चीज गट में होता है बिटवीन टू माइक्रोब्स। तो एक दूसरे का स्पेस वो जो है कोलोनाइजेशन के लिए ऑक्युपाई करना चाहते हैं। तो कौन कितना ज्यादा शक्तिशाली है वो कोलोनाइज अच्छे से करेगा। तो इसीलिए वो वेपन बनाते हैं इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया ही भी एंटीबायोटिक सिक्रीट करते हैं। देयर आर सेवरल बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग पॉलीसेक्राइड व्हिच इज वेरी स्टिकी, so other bacteria cannot grow there, so they are also trying this kind of mechanism to live happily in the gut। तो ये सारा सिनेरियो जो है, तो उसी केस में उन्होंने उस चीज को टारगेट करके उस सी डिफ पेशेंट्स में एफएमटी स्टार्ट किया, और उनको करीबन 40 से 50% पेशेंट में उसका सक्सेस रेट भी आया। बट ओनली वन ट्रीटमेंट इज नॉट सफिशिएंट, मल्टीपल। हाँ, जैसे इसमें आईबीडी में भी काफ़ी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी होता है। तो हमेशा एफएमटी जब दिया जाएगा तो उससे पहले एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के स्टार्ट किए जाते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है मैक्सिमम वो चले जाएं। वी कैन एनग्राफ्ट न्यू स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच प्रेजेंट इनटू द हेल्दी इंडिविजुअल। और खाली टॉलरेजेनिक या कमेंसल बैक्टीरिया ही इम्पोर्टेंट नहीं, उनके साथ भी पैथोबायोन्ट भी इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारी दूसरे सेल टाइप भी मैच्योर हो सके। जब भी कोई पैथोजन आएगा, आवर इम्यून सिस्टम शुड बी ऑलवेज रेडी टू फाइट। कि जैसे आर्मी रखते हैं तो ट्रेंड करके ही क्यों रखते हैं, जब कहीं से अटैक हो तब क्यों नहीं ट्रेंड करके रखते हैं, क्योंकि वो लेट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आवर इम्यून सिस्टम शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। लेकिन उस केस में अगर बैलेंस गड़बड़ हो गया, देन कैन बी द डिजास्टर। तो उस केस में अगर जैसे टी-रेक्ट पॉपुलेशन कम हो गई, कुछ पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड मिले हैं जिनमें FOXP3 रीजन में जो जीन है म्यूटेशन पाया गया, तो उस केस में उसको ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव टी-रेक्ट सेल, बट दे आर नॉट डेवलपिंग एनी कैंसर। क्योंकि कैंसर के लिए प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जरूरी है, ऑटो इम्यूनिटी के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जरूरी है। तो बोथ रिस्पॉन्स इज इम्पोर्टेंट इन द बैलेंस वे। यस।